सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम स्टडी मटेरियल से या किसी भी प्रकार के नोट्स बने बनाए नोट से नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक शीट, जैसे कि ब्लैक बोर्ड होता है, और उससे हम पढ़ाई करेंगे। टाइम नहीं है ना, मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ में लिख देना सर, अपनी कॉपी में लिखते रहना साथ में। ब्रांच अकाउंट्स, तो ब्रांचेस जो हैं वो दो तीन प्रकार की ब्रांचेस होती हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जो है डोमेस्टिक हो सकती है, फॉरेन हो सकती है। जहाँ फॉरेन ब्रांच होगी वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में हमारा कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और डोमेस्टिक है वो तो आपकी इंडिया में ही है, और डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट है। इनका फ़र्क क्या है? इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती है दोस्तों, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती है वो अपने अकाउंट्स यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाती है, खुद बनाती है। इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है सर। डिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली नहीं नको बनाती। यही डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ब्रांचेस में। इंडिपेंडेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बनाती है, हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बनाता है। डिपेंडेंट में सारा का सारा ट्रांजैक्शन एचओ ही रिकॉर्ड करता है। डिपेंडेंट जो है डेफिनेटली कुछ मेमोरेंडम लेजर वेजर कुछ अपने रिकॉर्ड्स तो बनाती होगी, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाती। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना या टेम्पररी कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड करना, यानी कि रफ में लिखना। तो रफ में तो ये भी डिटेल्स लिखते हैं, एक्सेल शीट बनानी है, कुछ डिटेल बनानी है, वो तो बनाते हैं, पर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते। जिसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है ब्रांच की, वो ये लोग नहीं बनाते हैं। ये अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट बनाते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, इनकी बैलेंस शीट बनती है, इनका पीएनएल सेपरेट बनता है। ब्रांच का अलग अलग ट्रायल बैलेंस पीएनएल होता है। तो कंपनी तो एक ही है दोस्तों, कंपनी तो एक ही है, पर उस कंपनी में आप यहाँ देखिए, उस कंपनी में जो है एक हेड ऑफिस है और उसकी कई ब्रांचेज हो सकती है। ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। अब हेड ऑफिस अलग है, अब ब्रांच अलग अलग स्टेट में है। तो अगर ब्रांच डिपेंडेंट है तो उस केस में ब्रांचेस अलग अलग रहेगी, बट ये एक ही कंपनी मानकर, वैसे कंपनी एक ही है, एक ही जगह पर रिकॉर्डिंग होगी। मे बी आप जो है क्लाउड बेस्ड सिस्टम ला सकते हैं कि यहाँ पर जो एंट्री पास करी वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है एचओ में, यहाँ एंट्री पास करी वो भी एचओ में हो रही है, यहाँ भी जो पास करी वो भी एचओ में हो रही है। यानी सबका कंट्रोल हेड ऑफिस के पास है। हेड ऑफिस के स्टोर्स हो गए, एक तरह से स्टोर्स, ब्रांचेज या जो मर्जी कह लो, उनके ऑफिसेज हो गए, यूँ मान लो। इनको हम सेपरेट नहीं मान रहे। बट कई बार क्या होता है, बेटर अकाउंटिंग के लिए, हर ब्रांच की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए सेपरेट भी जो है ना अकाउंटिंग करी जाती है। तो हर ब्रांच अपनी अकाउंटिंग सेपरेट करती है और एचओ अपनी अकाउंटिंग सेपरेट करता है। यानी कि वो ब्रांच को आउटसाइडर मानता है और ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को आउटसाइडर मानती है, जैसे कोई बाहर वाला है, सेम कंपनी नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अच्छा सर, अगर ये सारी ब्रांचेस जो है एक ही कंपनी की है तो जाहिर सी बात है जब ईयर एंड होगा तो हमें तो कंपनी के अकाउंट्स बनाने होते हैं, हमें तो ब्रांच के अकाउंट्स नहीं बनाने होते। तो उस केस में हर ब्रांच जो है अपना ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाएगी। वो बनी जाएगी ऑटोमेटिकली, सिस्टम में टैली है तो टैली में ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट बनकर निकलता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर हेड ऑफिस जो है एक कंसोलिडेटेड, यानी सभी ब्रांचेस का और खुद का मिलाकर पीएनएल और बैलेंस शीट बनाएगा। अपना अलग से बनाएगा, ब्रांच अपना अलग से बनाएगी, बाद में हेड ऑफिस सभी ब्रांचेस का लाकर एक साथ बनाएगा। और ये ऑडिटर भी काम करते हैं कई लोग, वैसे ऑडिटर का काम नहीं होता है, बट ऑडिटिंग में जो है कई बार हम ब्रांचेस का भी जो है शेड्यूल 3 वाला जो है हम बनाते हैं फॉर्मेट, अगर वो कंपनी है तो, राइट। और सबका मर्ज करके बनाते हैं, एक तरह से कंसोलिडेशन कर लेते हैं ब्रांचेस का। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी नहीं है तो आप नॉर्मली पीएनएल ऐसे बना सकते हैं, पीएनएल
बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, एसेट, डेबिट, क्रेडिट। अगर कंपनी नहीं है तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ तक की अगर बात क्लियर है तो हम जो है अपना डिस्कशन इंडिपेंडेंट ब्रांचेस से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इसके नोट्स मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूंगा, चैप्टर होने के बाद या हायर परचेज होने के बाद दूंगा मैं। अभी मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, तो देख कर लिखना है तो पॉज करिए, जो समझाया उसे लिख लीजिए। आई हैव नो इश्यूज़। सही है, पॉज करिए, जो भी बताया उसको लिखिए, इसको लिखिए, जो चीज़ें समझाई है अपनी कॉपी में, एक रफ कॉपी में लिखिए। पूरा चैप्टर होने के बाद उसको एक फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस से। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, तो पहले मैं आपको इंडिपेंडेंट ब्रांचेस पूरा कराऊंगा और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में मैं जैसे डोमेस्टिक करा रहा हूँ आपको, तो फिर इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में फॉरेन कराऊंगा, उसके क्या AS11 क्या कहता है, और फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। और लास्ट में आपको डिपेंडेंट ब्रांचेस की बातें बताऊंगा और फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो 3 पार्ट में ये चैप्टर चलेगा। अभी हमारा हो रहा है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, जो डोमेस्टिक है, कंट्री के अंदर है, ब्रांच अलग अकाउंटिंग कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है, हेड ऑफिस अलग बना रहा है, बाद में हेड ऑफिस उसे मर्ज भी कर रहा है। वो सारी बातें हम जानेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज या रूल्स लिखिए, कैसे रिकॉर्डिंग होती है ज़रा समझते हैं। इंडिपेंडेंट है यानी कि ब्रांच आउटसाइडर है हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस आउटसाइडर है ब्रांच के लिए, करेक्ट। तो पहली चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ कुछ एंट्रीज लिखी हुई है मैंने कॉपी में। हेड ऑफिस जो है भेजता है गुड्स, करीब करीब मान लेते हैं 20,000 के गुड्स भेजता है ब्रांच को, टू ब्रांच एट 22,000। हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे 20,000 के, बट एट अ प्राइस ऑफ 22,000। तो ये हो गई एक ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ब्रांच क्या है? इंडिपेंडेंट। हेड ऑफिस क्या है? इंडिपेंडेंट। तो दोनों अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को, दोनों की आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है। भाई देखिए, जो ब्रांच है, ब्रांच अपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, उससे हेड ऑफिस को मतलब नहीं। हेड ऑफिस कुछ खरीद रहा है, बेच रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है, उससे ब्रांच को कोई मतलब नहीं। पर जो हेड ऑफिस ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, उसे तो आप दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? हेड ऑफिस कैसे रिकॉर्ड करेगा और ब्रांच कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो ज़रा हमें देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये वाला जो है, इसका मैं गोल्डन रूल आपको बता रहा हूँ, जो अगर आपको याद हो गया तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। गोल्डन रूल, एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न क्या है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसका सेपरेट चैप्टर है और AS3 है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो फॉरेन वाला है उसका AS11 में एप्लीकेशन आता है, तो वहाँ से भी आ सकता है, और नॉर्मल चैप्टर है तो वहाँ से भी आ सकता है। तो ये जो 2 चैप्टर्स हैं आपके, ब्रांच अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स तक का आ सकता है इन 2 ही चैप्टर से, चॉइस वॉइस का मिलाकर 30 मार्क्स तक का आ सकता है जी। मेरी ये गट फीलिंग कहती है 24 का तो आना ही है, 24 मार्क्स का तो आना तय है, पक्का है, तो कन्फर्म्ड है। 30 तक का आ सकता है किसी भी सिचुएशन में। मान लेते हैं कि 8 नंबर का AS11 दे दिया, और फिर ब्रांच अकाउंटिंग का अलग से क्वेश्चन तो दे दिया 10 नंबर का, 12 नंबर का, तो 20 तो यही हो गया। तो कैश फ्लो का 10 नंबर का आ गया तो 30 हो गया। आ सकता है ना किसी सिचुएशन में। या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS3 का 4 नंबर का क्वेश्चन दिया कंपलसरी में, और 8 नंबर का जो है पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दी एक बनाने के लिए, ये 10 या 12 नंबर का दे दिया, तो ये तो 16 नंबर हो जाएगा। फिर ये करीब करीब 12 तो यहाँ पर हो ही रहा है, और एक क्वेश्चन ब्रांच अकाउंटिंग का आ गया 12 नंबर का, तो 24 तो हो ही गया। तो 24 से 30 नंबर का ये 2 चैप्टर हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जितने भी अभी छोटे छोटे चैप्टर करें वो कर लिए, और ये वाले चैप्टर्स कर लिए जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, और इसके बाद हायर परचेज वाला कराऊंगा। आपका 90% हो जाएगा ये चैप्टर, और हायर परचेज होते ही आपका 90% सिलेबस हो जाएगा। अभी आपका सिलेबस जो है ग्रेटर देन 70% हो चुका है। ये वाला चैप्टर होते ही 80% हो जाएगा, हायर परचेज होते ही 90% हो जाएगा, इवन 95% हो जाएगा। तो अब आपने जो है HO ने जो है गुड्स भेजे 20,000 वाले, ब्रांच को भेजे 22,000 में, तो 22,000 की ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई जिस पर आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। दोनों इंडिपेंडेंट है सर, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप किसी को 22,000 में सामान बेचते हैं,
तो वही चीज़ आप यहाँ मान लीजिए कि आपने 22,000 रुपये में किसी को सामान बेचा है, करेक्ट। तो क्या करेंगे आप, जब आप सामान बेचते हैं तो आप क्या करते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। हेड ऑफिस ने भेजा है सामान 22,000 का, तो आपने इसको सेल्स मान लिया, करेक्ट। पर ये आपकी नॉर्मल सेल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में तो आप ये आउटसाइडर को नहीं बेच रहे हैं, ये अपनी ब्रांच को ही दे रहे हैं ना, तो एक्चुअल सेल्स तो हो नहीं सकती। हाँ, एंट्री तो सेल्स की तरह ही होगी, सामान गया, पर अपनी ब्रांच को ही गया, ब्रांच को हम आउटसाइडर मानते हैं, तो क्यों ना हम सेल्स की जगह कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर ले, राइट। क्यों ना हम इसको बोले गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है सर। और सिमिलरली जो ब्रांच है उसे कोई भी सामान वो बाहर से खरीदेगी तो उसे परचेज रिकॉर्ड करेगी, परचेज हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि इसने तो अपने हेड ऑफिस से रिसीव करा है, तो एक तरह से परचेज तो नहीं कह सकते इसको, तो क्यों ना इसको हम दूसरा नाम दे दें, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। क्या कहते हो? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, करेक्ट। अब सवाल ये आता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन को, तो उसमें दूसरा अकाउंट जो होगा, जैसे सामान भेजा तो भेजने को आपने यहाँ डाल दिया, सेल की जगह गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख दिया, अकाउंट का अलग नाम दे दिया। इसका जो दूसरा एंड होगा उसमें आप यहाँ डाल देंगे ब्रांच अकाउंट। अगर ब्रांच बहुत सारी है तो ब्रांच 1 अकाउंट, ब्रांच 2 अकाउंट, जिस ब्रांच को भेजा है उसका अकाउंट 22,000। और वहीं ब्रांच जो है वो रिकॉर्ड कर रही है, भाई मेरे को परचेज हुआ है, बट परचेज की जगह नामकरण दूसरा कर दिया, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ कर दिया, राइट। एंट्री वही करिए, जैसे परचेज होती है वैसे ही उसको डेबिट करना है, नामकरण दूसरा कर दिया, और दूसरे एंड पर लिख दो एचओ। तो जब भी ब्रांच और एचओ के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, दोनों इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करेंगे, तो एक नाम तो ब्रांच आएगा हेड ऑफिस की बुक में, और ब्रांच की बुक्स में जो है एक अकाउंट हेड ऑफिस का आएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, ये नहीं देखना कि ब्रांच या हेड ऑफिस का कौन सा अकाउंट है, आपको ये देखना है ट्रांजैक्शन क्या हुई है, उस ट्रांजैक्शन का जो इंपैक्ट है वो डालो, और दूसरे एंड पर जो है ब्रांच अकाउंट लिख दो, और ब्रांच के लिए दूसरे एंड पर एचओ अकाउंट लिख दो। तो ये आपकी जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब ये कि साल के एंड में हेड ऑफिस के जो अकाउंट होगा, हेड ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस होगा, उसमें कुछ ना कुछ ब्रांच का बैलेंस आ रहा होगा, और ब्रांच की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी उसमें कुछ एचओ का बैलेंस आ रहा होगा। तो दोनों आपस में टैली होना चाहिए। एक ने दूसरे को किसी पर सामान भेजा, कुछ भी ट्रांजैक्शन करी, उसके खर्चे मीट करे, तो उसने जो है एक अकाउंट ब्रांच अकाउंट बनाया होगा एचओ ने, और ब्रांच ने उसी को क्या किया होगा, एक अकाउंट एचओ बनाया होगा। जो भी एचओ के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, एचओ उसकी कोई ट्रांजैक्शन को अंजाम दे रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में जो है एचओ की बुक्स में जो ब्रांच आ रही है, ब्रांच की बुक्स में जो एचओ आ रहा है, वो मैच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो सबसे पहला पॉइंट है गोल्डन रूल, लिख लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, साथ साथ में लिख लीजिए गोल्डन रूल। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर branch balance in books of HO and HO balance in the books of branch doesn't match, क्या होगा? सबसे पहला reconcile the same and record the missing transaction। मतलब नहीं समझे हम। अरे मतलब ये हो सकता है कि एचओ ने गुड्स यहाँ से ब्रांच को दिए हों, एचओ ने रिकॉर्ड कर लिया, ब्रांच के पास रिसीव नहीं हुआ, तो ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो मिसमैच हो गया। सिमिलरली जो है कैश भेजा, एक ने भेजा, दूसरे ने रिसीव नहीं करा, या ब्रांच ने रेमिट करा कैश एचओ को वापस करने के लिए भेजा, एचओ ने रिकॉर्ड नहीं करा, पहुंचा नहीं, साल क्लोज हो गया। तो वो जो ट्रांजिट वाली चीज़ें हैं, गुड्स इन ट्रांजिट लिखो, वो पेपर में कॉपी में लिखो अपना, कैश इन ट्रांजिट, कुछ भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करो, जो भी मिसिंग ट्रांजेक्शन है जो एक से रिकॉर्ड होनी रह गई है। तभी तो दोनों की बुक्स में सेम बैलेंस नहीं आ रहा है एक दूसरे का। तो सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस करेक्ट करेंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? 10 मिनट में आपको कितना कुछ करा दिया मैंने ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट।
टाइम नहीं है ना, नोट्स बनाने बैठा, टाइम नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही पढ़ाओ, रिकॉर्ड करो, अपलोड करो। चलो ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स में लिख कर लाया हूँ। गुड्स अगर परचेज करे गई हैं बाय एचओ, गुड्स परचेज बाय एचओ फॉर 1 लाख। अगर एचओ ने गुड्स परचेज करे तो एचओ अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट पे कराए तो क्रेडिटर्स, कैश में कराए तो कैश, बैंक से कराए तो बैंक। पर कैश ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है ना, आपको पता है ना, पीजीबी में आपने पढ़ा है, तो बैंक हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड। सही बात है, कोई दिक्कत? तो ये तो एचओ की बुक्स में रिकॉर्डिंग हो गई। ब्रांच क्या करेगा रिकॉर्ड? कुछ नहीं। अरे ब्रांच और एचओ के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगी तो दोनों रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज एचओ अपनी बुक्स में अपना रिकॉर्ड करेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में अपना रिकॉर्ड करेगा। नो ट्रांजेक्शन। थर्ड, गुड्स सोल्ड बाय एचओ फॉर ₹3 lakhs। तो सेल्स हो गई सर, ये सेल्स डेटर अकाउंट डेबिट, बीइंग गुड्स सोल्ड। ब्रांच की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। फोर्थ, समझ आ रहा नहीं आ रहा मुझे बताइए आप? सिंपल, जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं 11th-12th में वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांच और एचओ के बीच में हो रही है तो उसमें हमने जो है थोड़ा सा नामकरण चेंज कर दिया, राइट। और दूसरे एंड पर जो है ब्रांच या एचओ के अकाउंट का नाम डाल दिया। गुड्स सोल्ड बाय ब्रांच फॉर ₹2 lakhs। तो सिर्फ ब्रांच कर रही है सर, ब्रांच ने सेल्स करी, ब्रांच अपनी अकाउंट्स में सेल्स रिकॉर्ड कर रही है। डेटर्स बीइंग गुड्स सोल्ड। करेक्ट, ठीक है सर। इस केस में एचओ कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि एचओ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, अब बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री आ रही है, एंट्री नंबर 5। एक काम करिए, मैं पॉज कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। अगली एंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। रेंट पेड बाय एचओ $5,000, सैलरी पेड बाय ब्रांच $2,000। मतलब एचओ ने अपना कोई खर्चा करा, तो एचओ अपना खर्चा करेगा तो उसमें हमें क्या करना? रेंट अकाउंट डेबिट। एचओ की बुक्स में एचओ कर रहा है ये। टू, कैश में करेगा या बैंक में करेगा, जो भी है। कैश लिखा है क्या? तो कैश कर दो, बैंक कर दो, एक ही बात है। बीइंग रेंट पेड। करेक्ट। ब्रांच जो है उसकी बुक्स में आप क्या करोगे? सैलरी पे करिए सर, तो सैलरी का खर्चा हो गया। टू, कैश, कैश होगा, बैंक होगा, जो भी है कर दो। बीइंग सैलरी पेड। ठीक। एंट्री में कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा।
मतलब एंट्री समझने में कोई दिक्कत है। खर्चा है तो खर्चा मैंने बताया ना आपको, फर्स्ट क्लास में बताया, खर्चा बढ़ेगा तो खर्चे का अकाउंट डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, बट एसेट कम होएगा तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली यहाँ पर है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है सैलरी अकाउंट, और एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, राइट। तो ये जितनी भी अब ट्रांजैक्शन करी है, इन ट्रांजैक्शन के बाद जो है हेड ऑफिस जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और ब्रांच जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगा सारी ट्रांजैक्शंस के बाद। बना सकता है सर, क्या दिक्कत है? एक्चुअली सारा करना पड़ेगा ना, अब एक एक ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुसीबत का काम हो गया। हम कंप्यूटर तो है नहीं, कंप्यूटर तो है नहीं हम जो कर लें, तो क्या करूँगा, क्या कर सकते हैं? एचओ की बुक्स का करके देखते हैं पहले। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, अब करना पड़ेगा ना 22,000, और ब्रांच का आ रहा है, अब मान लो कि ब्रांच अकाउंट के और भी बैलेंस आ रहे होते तो फिर इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिक जो भी ट्रांजैक्शन करिए उसका बनकर निकल जाता है ना। अब यहाँ मैनुअली कैसे बनाऊँ? गुड्स परचेज्ड 1,00,000 रुपए के, परचेज अकाउंट 1,00,000, क्रेडिटर 1,00,000, तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो रहे हैं, है ना। बेचे गुड्स 3,00,000 के, ठीक है। सेल करे तो डेटर, फिर ब्रांच ने बेचे, ठीक है, ब्रांच रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर रेंट हो गया कुछ, तो रेंट अकाउंट का खर्चा है 5,000, और कैश है या बैंक है तो बैंक का क्रेडिट आ रहा है 5,000। तो बैंक का क्रेडिट कैसे आ सकता है, कई लोग पूछेंगे। भैया ओवरड्राफ्ट होता है, वो नेगेटिव में बैलेंस जा सकता है, करेंट अकाउंट में फीचर होता है, उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया सर। वैसे ही ट्रायल बैलेंस जो है ब्रांच का भी बना लीजिए। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 22,000, तो इसको गुड्स रिसीव हो गए, है ना, तो डेबिट, और एचओ अकाउंट वो क्रेडिट में आ रहा होगा। तो आप देखेंगे कि ब्रांच की जो है उसकी बुक्स में एचओ का अकाउंट 22,000 बैलेंस पर आ रहा है, और एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 22,000 पर आ रहा है। यहाँ डेबिट आ रहा है, वहाँ क्रेडिट आ रहा है, दोनों मैच हो रही हैं, तो हमें कोई भी और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, मैच नहीं हो रहा होगा, तो मिसिंग एंट्री को पास करके बराबर ले आओ। ये मैंने आपको गोल्डन रूल लिखवाया है। उसके बाद कोई एंट्री नहीं, कोई एंट्री नहीं। 2,00,000 के गुड्स बेचे, 2,00,000 के बेचे, और सैलरी का खर्चा करा 2,000 का, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा होगा 2,000 का। क्या करें अब इसका जो है आप पीएनएल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे पीएनएल? एचओ का पीएनएल कैसे बनाएंगे, आओ देखें। गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो सेल्स की जगह लिख दो गुड्स सेंट टू ब्रांच 22,000, ठीक है सर। परचेज करी है आपने 1,00,000 की, सेल्स आपने करी है 3,00,000 की, रेंट का खर्चा आपका आया है 5,000 का, तो 3,22,000 है आपका ये। और
करीब करीब आप कह सकते हो ये 1,05,000 है, तो कितना आएगा? 2,17,000 आ जाएगा, राइट। ये प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट कर लो इसको सीधा ही, एक साथ बना दिया। ये आ गया 3,22,000, यहाँ भी आ गया 3,22,000। तो ये आपने एचओ का पीएनएल अलग बनाया और ब्रांच का जो पीएनएल है वो आप अलग बनाएंगे सर। ब्रांच का पीएनएल अलग बनाएंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे? वही कि गुड्स जो है वो रिसीव हो गए एचओ से 22,000 के। सेल्स आपने सेल्स भी करी है 2 लाख की। आपने परचेज तो करी होगी, अच्छा नहीं करी, परचेज करी नहीं। जो एचओ से गुड्स आए, जो एचओ से गुड्स है वही आपने आगे बेच दिए। कुछ सैलरी का खर्चा किया आपने, तो ये 2 लाख, ये 22,000, ज़्यादा मैंने बेच दिया, कुछ ज़्यादा में बेच दिया आपने। नेट प्रॉफिट आ गया 24,000, माइनस कर लो तो आ जाएगा आपका 76,000। नहीं, 1,76,000, अच्छा। तो ये आ गया 2 लाख और ये आ गया आपका 2 लाख, करेक्ट। तो ये तो बना आपका पीएनएल। सिमिलरली आप जो है बैलेंस शीट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी हो गया एक तरह से, पूरा का पूरा आपको बैलेंस शीट बनाना भी आ रहा है। अब राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो देख लेना आप। बैलेंस शीट आप एचओ की बनाइए, उसमें क्रेडिटर यहाँ डालिए, क्रेडिटर 1 लाख के। आपका बैंक ओडी आएगा, बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा 5,000, करेक्ट। और आपका जो है ब्रांच का बैलेंस यहाँ आएगा 22,000। डेटर आएंगे आपके कुछ 3 लाख और प्रॉफिट भी आपका आ गया है। तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट है करीब करीब आपका 2,17,000। तो प्रॉफिट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। अब शेयर होल्डर की डिटेल गिवन नहीं है, शेयर कैपिटल की, तो जो गिवन है उसे बैलेंस शीट तैयार कर ली, बैलेंस हो गई। सिमिलरली आपने ब्रांच की देखी बैलेंस शीट, उसकी आप अलग बना रहे हैं सर। उसमें क्या क्या लिख रहे हैं आप? नेट प्रॉफिट यहाँ भी आया 1,76,000 का, तो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस रहेगा। डेटर हैं 2 लाख के, एचओ का बैलेंस आ रहा होगा 22,000 का, बैंक का ओडीआर होगा 2,000 का, और तो ये कितना हो गया? 2 लाख हो गया, ये भी 2 लाख हो गया, करेक्ट। ठीक है सर। तो अब जब भी यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, ब्रांच अपना कर लेता है, एचओ अपना कर लेता है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है कि हमें कंसोलिडेटेड पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। कंसोलिडेटेड पीएनएल और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे? देखिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आपके जो ब्रांच के बैलेंसेस हैं उसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो भी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, ब्रांच की जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट को आप जो है एचओ जो है अपने में रिकॉर्ड कर लेता है, राइट। तो कंसोलिडेटेड जो है पीएनएल तो आप बना सकते हैं सर, कंसोलिडेटेड पीएनएल तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। देखिए, यहाँ पर आपने परचेज करी 1 लाख की, तो आप परचेज जो है यहाँ पर डाल दीजिए 1 लाख। कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसे बनेगा? दोनों को मर्ज कर दो ना। रेंट है 5,000 तो रेंट डाल दीजिए 5,000। उसके बाद
यहाँ पर है गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रांच के अकाउंट्स में गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रेडिट इसका डेबिट। एक आप क्रेडिट पे लिखेंगे, एक डेबिट पे लिखेंगे, दोनों कैंसिल कर दीजिए, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट फिर आपने सेल्स करी है टोटल 5 लाख, और यहां कुछ सैलरी का खर्चा है 2000। तो आपने क्या करा, दोनों के खर्चे डेबिट में लिख दिए, दोनों की सेल्स क्रेडिट में लिख दी, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया और ब्रांच ने हेड ऑफिस से लिया उन्हें कैंसिल कर दिया। दोनों साइड लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही कंपनी है, एक साथ बना रहे हैं। तो करीब करीब आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना आएगा, तो 1,07,000 आप माइनस कर देंगे तो करीब करीब ये आ जाएगा आपका 3,93,000। और अगर आप दोनों का नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे भी तो 2,17,000, 1,76,000। तो जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3,93,000। तो ये क्या आ गया, कंसोलिडेटेड पीएनएल बन गया, दोनों का मिलाकर बन गया। कई बार कंसोलिडेटेड पीएनएल नहीं मांगा होता है, सीधा बैलेंस शीट मांगी होती है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो जितना भी बैलेंस जो है ब्रांच के यहाँ पर आ रहा है उसे एचओ जो है रिकॉर्ड करेगा, मतलब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। कैसे रिकॉर्ड करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है डेटर बैलेंस, तो एचओ क्या करेगा, डेटर डेबिट 2 लाख, और सिंपल डेटर नहीं, ब्रांच के डेटर डेबिट 2 लाख टू ब्रांच। जो भी एंट्री होती है वो उसका दूसरा इम्पैक्ट ब्रांच चले जाता है एचओ की बुक्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप टेक ओवर कर लेंगे। डेबिट का बैलेंस है डेबिट में, क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में, जैसे कि बैंक ओडी, जैसे कि ब्रांच का प्रॉफिट हेड ऑफिस का प्रॉफिट। करेक्ट, ब्रांच प्रॉफिट ब्रांच लिख देना, ब्रांच ओडी, ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर, जो भी ब्रांच के बैलेंस शीट में आ रहा है, जो भी ब्रांच के बैलेंस शीट में आ रहा है वो सारा का सारा आप एचओ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी ब्रांच के बैलेंस शीट में आ रहा है वो सारा का सारा आप एचओ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं क्या। डेबिट बैलेंस डेबिट में सिर्फ ब्रांच नाम से लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में सब रिकॉर्ड करा। इसका जो बैलेंस आएगा वो क्या है, 22,000 बैलेंस है सर। इनका जो बैलेंस है मिसमैच जो आ रहा है वो 22,000 का बैलेंस मिसमैच आ रहा है। तो यहां आप क्या करेंगे, 22,000 डेबिट में ज़्यादा आ रहा है तो यहां आप क्रेडिट कर देंगे टू ब्रांच अकाउंट। जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे तो देखेंगे एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट 22,000 का ही आ रहा था, ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट 22,000 का ही आ रहा था। एंड में एचओ ने क्या किया, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में ब्रांच का सभी बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है वो अपनी बुक्स में टेक ओवर कर लिया। डेबिट को डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दिया। तो बैलेंस क्या बचेगा, जो एचओ का बैलेंस है वही बैलेंस बचेगा, जो कि सेम है जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है। तो जैसे ही आप उस 22,000 को यहां लिखेंगे, एचओ की बैलेंस शीट में ब्रांच का बैलेंस गायब हो जाएगा और ब्रांच की बैलेंस की जगह, इस 22,000 की जगह ब्रांच के डेटर, ब्रांच का ओडी, ब्रांच का पीएनएल आ जाएगा, जो मर्ज कर कर आप टोटल बैलेंस शीट बना सकते हैं। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके लिए जो आप बैलेंस शीट दिखाएंगे, पीएनएल तो मैंने बनाकर दिखा दिया, बैलेंस शीट जो दिखाएंगे उसमें डेटर आएंगे 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। करेक्ट, उसमें डेटर आएंगे 5 लाख। बैंक ओडी आएगा 5,000 और 22,000 27,000 बैंक ओडी। क्रेडिटर आएंगे करीब करीब आप कह सकते हो, क्रेडिटर आएंगे 1 लाख। पीएनएल बैलेंस आएगा 2,17,000 और 1,76,000।
तो दोनों को ऐड करोगे 2,17,000 और 1,76,000 जो है, करके दिखा चुका वैसे मैं आपको। 3,93,000 जो है वो यहाँ पर आएगा। 3,93,000 का आपका है प्रॉफिट का बैलेंस, करेक्ट। बैंक ओडी जो है वो 5,000 है और 2,000 है। मैंने 22,000 क्यों लिख दिया यहाँ पे? 5,000 है और अच्छा, बैंक ओडी तो 5,000 रुपये है ना, तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्यों लिख दिया? बैंक ओडी जो है वो 2,000 ही है, तो 2,000 और 5,000 7,000 बनेगा। देखो 5,000 यहाँ, 2,000 ये मैंने टेक ओवर कर लिया, ब्रांच की बुक्स में जो था वो सब मैंने अपनी बुक्स में ले आया, तो 7,000 बनेगा। तो 7,000 लिख लीजिए, करेक्ट। अब इसका टोटल करोगे तो ये टोटल कितना आएगा? 5 लाख, और ये कितना आएगा? 5 लाख। तो ये क्या आपने करा? ये आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी। तो इस तरह से आपने कंसोलिडेशन भी थोड़ा सा सीख लिया, ज़्यादा नहीं सीखा, क्योंकि एक्चुअली में जो कंसोलिडेशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें आप सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को अपनी बुक्स में लाते हैं। ये तो सिर्फ ब्रांचेस है, कंपनी तो एक ही है, राइट। तो ये जो है आपने एक तरह से जो है टोटल पूरी कंपनी के लिए बैलेंस शीट बना दी है। तो ये पूरा का पूरा जो है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की और रूल्स हैं और जो बातें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और फिर जो है हम आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे स्टडी मटेरियल के। पर जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस करके बताया है। प्रोसेस में क्या बताया है कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में एचओ अलग रिकॉर्ड करता है, ब्रांच अलग रिकॉर्ड करती है, दोनों एक दूसरे को आउटसाइडर मानते हैं। जहाँ पर भी ब्रांच और एचओ के बीच ट्रांजेक्शन होगी वहाँ पर एक अकाउंट जो है वो एचओ का हिट होगा और ब्रांच का हिट होगा, अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में एक दूसरे का अकाउंट हिट होगा। ऐसे ऐसे जो है आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो एंड में जो ट्रायल बैलेंस बनेगा तो एचओ की बुक्स में ब्रांच और ब्रांच की बुक्स में जो एचओ आ रहा होगा वो दोनों मैच होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप उसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे, उसे करेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जो ट्रांजेक्शन सिर्फ एचओ ने करी है वो एचओ रिकॉर्ड करेगा, जो सिर्फ ब्रांच ने करी है वो ब्रांच रिकॉर्ड करेगी, जो एक दूसरे के साथ करी गई है उसे दोनों रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और ऐसे कर कर जो है उनका इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस बनेगा, इंडिविजुअल पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे, और दोनों का मर्ज करके बनाना होगा तो पीएनएल मर्ज करके बनाएंगे। और बैलेंस शीट मर्ज करने के लिए आप जो भी बैलेंस शीट ब्रांच की आ रही है उसे आप टेक ओवर कर लेंगे। ब्रांच का सभी डेबिट बैलेंस ले लेंगे, सभी क्रेडिट बैलेंस ले लेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो है उसमें ब्रांच अकाउंट लिख देंगे। तो ब्रांच अकाउंट जो आपकी बुक्स में आ रहा था, ब्रांच का जो बैलेंस आ रहा था वो जीरो हो जाएगा और उसकी जगह ब्रांच के सभी एसेट और लाइबिलिटी आपके पास आ जाएंगे, जिसे आप अपने एसेट लाइबिलिटी में मर्ज करके टोटल यहाँ लिख देंगे। तो आपके पास जो है कंसोलिडेटेड जो है तैयार हो जाएगा बैलेंस शीट। इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, नोट्स बना दो, बन जाए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं औरों के साथ भी शेयर कर दूं ये वाले नोट्स, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास के नोट्स शेयर कर दूं। तो नोट्स बनाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में इंडिपेंडेंट ब्रांचेस डोमेस्टिक वाली है उसके सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं और फिर बुक के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद एंड बाय बाय।